हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समावेशी शिक्षा के सृजन वाले पेपर के अंतर्गत एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षक का उत्तरदायित्व का तात्पर्य ये होता है कि विभिन्न गतिविधि जो अध्यापक द्वारा संपन्न की जाती है, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे वह व्यक्तित्व के निर्धारण संबंधी हो, चाहे शिक्षण हो, चाहे वह किसी कार्यक्रम संबंधी हो, उसमें कौन कौन सी जिम्मेदारी उसे उठाना पड़ता है, कौन कौन सी गतिविधियों को उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना पड़ता है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, इसमें जो अध्यापक का जो उत्तरदायित्व होता है उसमें महत्वपूर्ण दो चीज़ें होती है। पहला है निर्णायक, उसको निर्णय लेना पड़ता है। पढ़ाते समय कितना पढ़ाएं, किस स्तर पर पढ़ाएं, क्या उदाहरण दें, पढ़ाते समय निर्णय, किसी बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण करते समय निर्णय, किसी कार्यक्रम के अंतर्गत उसका निर्णय, एक प्रकार से उसे निर्णय लेना पड़ता है विभिन्न गतिविधियों में, चाहे वह छात्र से संबंधित हो, चाहे विद्यालय के संचालन से संबंधित हो, चाहे वह उसके व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार से संबंधित हो, जिसमें वो निर्णय लेता है और वह निर्णय सत्य पर आधारित हो, वास्तविकता पर आधारित हो। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसको प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक शैक्षणिक क्रियाकलाप गतिविधि में अपनाना पड़ता है। दूसरा, उसको उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ा उठाना पड़ता है निर्माण का, ज्ञान के निर्माण का, व्यवहार के निर्माण का, समझ यानी किस ढंग से समझाएं कि समझ में आ जाए, समझ के निर्माण को, क्या उदाहरण दें, यानी निर्माण। समाज का निर्माता तो होता ही है, राष्ट्र का भी निर्माता शिक्षक होता है, तो उसमें निर्माण यानी ज्ञान का निर्माण, उसके सोच समझ तर्क का निर्माण, सृजनशीलता का निर्माण, पढ़ाई के प्रति रुचि, ध्यान और अनुशासन का निर्माण। एक प्रकार से कहा जाए कि यह निर्माण के भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। यह सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इसी दोनों उत्तरदायित्व के अंतर्गत इसके अनेक गतिविधि या अनेक उत्तरदायित्व जुड़े हुए होते हैं। तो आइए, एक शिक्षक के उत्तरदायित्व के विषय में थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो शिक्षक का 3 महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक तो शिक्षण संबंधी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है। दूसरा, छात्र के जीवन के निर्माण संबंधी, छात्र के व्यक्तित्व या सर्वांगीण विकास करने संबंधी उत्तरदायित्व इसको उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तीसरा होता है विद्यालय से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ, क्रियाकलाप हैं, नियम, व्यवहार, अनुशासन, शैक्षणिक शस्त्र या शैक्षणिक गतिविधि जितनी है या जितने भी विद्यालय संबंधी कार्यक्रम हैं, उनसे संबंधित भी उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो आइए, इन तीनों जिम्मेदारियों में अगर देखेंगे ना, तो यही निर्णय यानी निर्णय लेगा और निर्माण करेगा, इन सब में यही चीज़ मिलेगा। तो आइए, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा विस्तृत हो करके, थोड़ा व्यवस्थित हो करके व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला अगर हम देखते हैं शिक्षण संबंधी उसका उत्तरदायित्व उठाना, ये तो सबसे मेन है। पहला इसमें क्या है, पाठ्य योजना बनाना। अब किस क्लास का बनाना है, किस हिसाब से कठिनता स्तर रखना है, किस प्रकार से विकासात्मक प्रश्न रखने हैं, किस प्रकार से उदाहरण देने हैं, शैक्षणिक गतिविधि कब कैसी अपनानी है, और विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार का विशेष पाठ्य योजना बनाएंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए उसे यह कार्य या यह जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। दूसरा, बोधगम्यता। अब ऐसे ढंग से पढ़ाए कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, यानी सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, भौतिक से अभौतिक की ओर। ये सब बातों को इस तरह से उसको उस उदाहरण से के संग, सामाजिक जीवन के संग, अनुभव के संग, डूइंग बाय लर्निंग करके सीखने वाली प्रक्रिया के संग उसे अपना करके ऐसे ढंग से पढ़ाना पड़ता है कि बालकों को समझ में आ जाए। यह भी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। तीसरा है समावेशी का तात्पर्य होता है कि बालक विभिन्न प्रकार के हैं, प्रतिभाशाली, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक,
जितने प्रकार के सभी प्रकार के मूक बधिर बालक, श्रवण बाधित बालक, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, यानी सबको एक साथ एक ही कक्षा में विविधताओं के अंतर्गत कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया, व्यवहार, अनुभव, तर्क, उदाहरण इत्यादि को जोड़ें कि सबको उस कक्षा से जुड़ा, कक्षा के अंतर्गत अधिगम कराने में सफल हो जाए। सभी प्रकार के बालकों के संग उत्तम व्यवहार करते हुए शिक्षण के उद्देश्य को पूरा कर लें। इस सब बातों के विषय में उसे निर्णय भी लेना पड़ता है और उन बातों को शामिल करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया भी करनी पड़ती है। अगला है सतत मूल्यांकन। जैसे आप लोग जानते हैं, मूल्यांकन प्रश्न जो लास्ट में किया जाता है शिक्षण के, यानी जिस क्लास को पढ़ाएं उसके लास्ट में किया जाता है। तो जो मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है, उस मूल्यांकन में सतत मूल्यांकन कैसे करें, विभिन्न प्रकार के बालकों को के हिसाब से किस प्रकार से पुनर्बलन दें, किस प्रकार से प्रश्न पूछे, कठिनता स्तर कैसे रखें, अनुभव से संबंधित प्रश्न कैसे करें, प्रस्तावना कैसे निकालें, यानी उसके कक्षा कक्ष के प्रारंभ से लेकर के कक्षा कक्ष के अंतर्गत उसके उस टॉपिक के पूर्णता तक किन प्रकार के प्रश्न बुद्धि, विवेक, व्यवहार, जिज्ञासा इत्यादि से संबंधित प्रश्न करें कि हमको अधिगम की स्थिति की जानकारी हो। इसके संदर्भ में भी अध्यापक को निर्णय और निर्माण की बात सोचनी पड़ती है। अगला है शिक्षण कार्यक्रम। शिक्षण पाठ्यक्रम का मतलब ये तात्पर्य होता है कि जब आप पढ़ाने जा रहे हो, कक्षा कक्ष में पढ़ाने जा रहे हो, तो कौन कौन सा किस तरह से पाठ्यक्रम आप अपनाएं। जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बालक को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उदाहरण चेंज कर दे रहे हैं, उसके अनुभव से जोड़ दे रहे हैं, हम उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ दे रहे हैं, या उसके हम व्यवहारिक जीवन के लेन देन या सामाजिक जीवन की समस्या से जोड़ के अगर हम पढ़ा देते हैं, उसको समझ में आ जाता है, तो कहा जाएगा शिक्षण पाठ्यक्रम। तो शिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार करना पड़ता है उसको, कि पढ़ाते समय सरलतम से सरलतम तरीका अपनाया जाए ताकि अधिक से अधिक बालकों को समझ में आ जाए। तो इसको बोलते हैं शिक्षण पाठ्यक्रम, जो एक टॉपिक विशेष के अंतर्गत कक्षा कक्ष के लिए बनाए जाते हैं। तो यही विशिष्टता होती है जिसमें कोई अध्यापक खास हो जाता है, कोई विद्वान होकर भी खास नहीं हो पाता। तो ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण के उपकरण हैं या विधियाँ हैं या स्थिति है। ये सब। अगला है रुचि एवं ध्यान। अध्यापक किस प्रकार से शिक्षण करे कि बालकों का रुचि उस विषय में उत्पन्न हो और टॉपिक पर ध्यान दें ताकि उनको आसानी से अधिगम हो सके। साथ ही कक्षा के अनुशासन को बनाए रखें। क्या रखें? अनुशासन को बनाए रखें। ये सब भी दायित्व अध्यापक का एक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम दूसरा उत्तरदायित्व अध्यापक का छात्र के प्रति देखते हैं। ये तो मैंने शिक्षण के प्रति देखा, अब छात्र के प्रति देखते हैं उत्तरदायित्व। हाँ, अधिगम। ऐसे पढ़ाए कि बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो। जैसा सिखाया जा रहा है वैसा वो व्यवहार कर सकें, प्रयोग कर सकें। शिक्षण प्रशिक्षण जो भी लिए उसके अनुरूप वह व्यवहार प्रदर्शित कर सके, ऐसा उत्तरदायित्व एक अध्यापक का छात्रों के प्रति अधिगम के संदर्भ में होता है। दूसरा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है कि अध्यापक छात्रों का सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण इत्यादि का क्या हो, स्वस्थ ढंग से उसका विकास करे। सांवेगिक, मानसिक सभी चीज़ों का वो सही ढंग से ज्ञान, व्यवहार इत्यादि के माध्यम से उनका क्या करे, विकास करे, सर्वांगीण विकास करे। सभी स्तर के बालकों का सर्वांगीण विकास हो, यह इसके यानी छात्रों के प्रति यह भी उत्तरदायित्व अध्यापक को उठाना पड़ता है। अगला विशिष्टता। विशिष्टता का तात्पर्य है कि हर बालक अपने आप में विशेष होता है, कुछ न कुछ उसके अंदर भिन्नता होती है, चाहे वह कला कौशल के संदर्भ में हो, चाहे सृजनशीलता के संदर्भ में हो, चाहे वह ज्ञान के संदर्भ में हो, चाहे वह विषय के संदर्भ में हो, चाहे वह व्यवहार के संदर्भ में हो, चाहे वह कला कौशल किसी से संबंधित हो। तो वो जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को सही दिशा देना, सही ऊंचाई देना, सही दिशा निर्देश देना और सही ढंग से उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली
बातों को समझाना, बताना, बढ़ाना, सिखाना संबंधी उत्तरदायित्व भी छात्र के प्रति अध्यापक का होता है। अगला है पाठ्यक्रम का ज्ञान। पाठ्यक्रम का ज्ञान यानी जो पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित किया गया है साल भर में 6 माह में जो भी पूरा करने का जो है समय, उसमें वह अध्यापक उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करा दे, उस पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा दे, चाहे वो अलग से क्लास ले, चाहे जैसे ले, उस समय अवधि में पूरा करा दे। यह भी जिम्मेदारी अध्यापक का छात्रों के प्रति होता है। अगला है नैतिकता एवं चरित्र। नैतिकता का तात्पर्य होता है किसी व्यवहार को नियम के साथ क्रमबद्ध ढंग से करना नैतिकता। यह भी स्वभाव, कला, कौशल सिखा दे। साथ में चरित्र। चरित्र का तात्पर्य होता है जिसका चाल चलन पवित्र हो, यानी उसकी सोच, शारीरिक पवित्रता, भावना की पवित्रता, व्यवहार के या संबंध के आधार पर भावना और कर्म की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, ये सब को भी जो है अध्यापक उसके जीवन के हिसाब से निर्माण कर दे, उसके सोच समझ के हिसाब से इस तरफ अग्रसित कर दे। यह भी उत्तरदायित्व अध्यापक का एक छात्र के प्रति होता है। अगला है अप टू डेट यानी नवीनतम सामग्री। वर्तमान में उस ज्ञान की क्या स्थिति है, क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या परिवर्तन हुए और उसमें ज्ञान का क्या नवीन स्वरूप चेंज हुआ है, किस दिशा में खोज हुई है, ये सब बातों को भी जोड़ करके उसे बताना चाहिए उस टॉपिक के संदर्भ से जो भी संबंधित होती है। अगला गृह कार्य। छात्रों को घर का कार्य भी देना चाहिए ताकि छात्र अपने सीखे हुए पाठों का स्मरण कर सके या हमेशा स्मरण बनाए रख सके, याद कर सके, परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी कर सके, इसलिए गृह कार्य देना आवश्यक है। ये भी दायित्व अध्यापक का होता है। आगे है 8वां सामाजिकरण। समाज से बाहर कुछ नहीं है, समाज में ही सब कुछ है। तो समाज का जो नियम है, कानून है, परंपरा है, रीति रिवाज है, संविधान है, समाज की जो महत्व है, उपयोगिता है, जीवन है, वो सबसे उसे जोड़ करके अनुशासन, व्यवहार, आदर्श इत्यादि के प्रति उसके अंदर सोच समझ, जिज्ञासा, समर्पण, पालन इत्यादि को सिखाए। यह भी अध्यापक का दायित्व है कि छात्र के अंदर ये सब चीज़ों को निर्माण करे। आगे है अब विद्यालय संबंधी उत्तरदायित्व। अगर हम देखें तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला है शैक्षिक एवं प्रशासनिक नियम का पालन। सरकार या बोर्ड जो भी उसको निर्देश देता है शिक्षा के संदर्भ में, विद्यालय के संदर्भ में, किसी कानूनी या शैक्षणिक के संदर्भ में या नामांकन के संदर्भ में या परीक्षा के संदर्भ में जो भी वो आदेश आता है उसका पूरा पालन कराए। यह भी दायित्व एक अध्यापक का विद्यालय के प्रति होता है। अभी जान लीजिए विद्यालय ना हो तो छात्र विषय लेके कहाँ जाएंगे, तो इसके प्रति ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व, इसका पालन कराए पूरी तरह से। दूसरा अनुशासन का पालन। विद्यालय में अनुशासन जैसे ड्रेस का पालन, प्रार्थना, साफ सफाई, लाइब्रेरी, ये सब जितने अनुशासन हैं शैक्षणिक गतिविधियों से बढ़ाने संबंधी, चाहे वो प्रशिक्षण से संबंधित हो, चाहे वह किसी प्रोजेक्ट से संबंधित अनुशासन हो, चाहे वह विद्यालयों के कक्षा शुरू और समापन संबंधी अनुशासन हो, चाहे डेली की दिनचर्या से संबंधित जो भी अनुशासन हो, स्वयं भी पालन करे और छात्रों से भी पालन कराए। ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है अध्यापक का। अगला है विद्यालय बैठक। जो विद्यालय में बैठक होती है शिक्षा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, किसी समस्या आवश्यकता को लेकर के, मूल्यांकन को लेकर के या विभिन्न विषयों या नवीनतम परिवर्तन के दृष्टिकोण से, नई पाठ्यसागामी क्रियाओं के दृष्टिकोण से जो भी बैठक होती है, चाहे वह किसी से संबंधित हो, जो विद्यालय के या छात्रों से संबंधित हो, किसी से संबंधित हो जो अनुकूल शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए हो, तो उस बैठकों में भाग ले, भागे न, भाग ले, सही बातों को स्वीकार करे, तर्क के साथ बोले, उत्तम व्यवहार, मान सम्मान, संबोधन, ये सब संबंधी उत्तरदायित्व भी वो निर्वहन करे। अगला विद्यालयी कार्यक्रम। विद्यालयी कार्यक्रम के अंदर जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पर्व संबंधी कार्यक्रम और जैसे प्रवेश संबंधी कार्यक्रम, परीक्षा, जो भी विद्यालय संबंधी कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, जागरूकता संबंधित जो भी संबंधित कार्यक्रम है उसमें वो अपने उत्तरदायित्व को निभाए, अपनी जिम्मेदारी को उठाए।
इसमें ज़रूरी होता है कि वो जो है विद्यालय कार्यक्रम में भाग ले, उसको सामूहिक रूप से सहयोग प्रदान करें, व्यक्तिगत रूप से सहयोग प्रदान करें। अगला 5वां है दैनिक उपस्थिति एवं कार्य। विद्यालय के अंतर्गत जो भी अध्यापक की दैनिक उपस्थिति वो पूरा दे, साथ में विद्यालय संबंधी जो दैनिक जीवन यानी सामान्य दिनचर्या से संबंधित जो कार्य है, जैसे हाजिरी लेना, बच्चों का स्वास्थ्य का देख रेख करना, या दैनिक कार्यों के अंतर्गत समय से जो पीटी कार्यक्रम होते हैं वो सब इत्यादि जो भी उन सबको संपादित कराना, उन सबको पूर्ण कराने संबंधी जिम्मेदारी भी विद्यालय के प्रति अध्यापक को उठाना पड़ता है। अगला है जिम्मेदारी का निर्वहन। यदि विद्यालय कोई उसको जिम्मेदारी देता है किसी कार्यक्रम के संदर्भ में, किसी शिक्षा के संदर्भ में, किसी विषय के पढ़ाने के संदर्भ में, तो उसको उठाए और पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करे, तो यह जिम्मेदारी विद्यालय के प्रति हो जाएगी और यही जिम्मेदारी विद्यार्थी के प्रति भी उसकी अच्छी मानी जाएगी, जितना अच्छे से उठाएगा, जिससे जो है विद्यालय और शैक्षणिक और शिक्षा सभी का जो है स्थिति में सुधार या प्रभाव का विस्तार होता चला जाएगा। अगला है परीक्षा एवं मूल्यांकन। इसमें जो मूल्यांकन की बात हो रही है, अगर परीक्षा हो जाती है, विद्यालय आदेशित करता है मूल्यांकन के लिए, तो मूल्यांकन कीजिए, नहीं तो जो अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा होती है उसमें जो भी आपको कार्य मिलता है उसे आप विद्यालय का कार्य समझ करके उस दायित्व को उठाना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। तो ये सब महत्वपूर्ण जो है उत्तरदायित्व एक अध्यापक के शिक्षण के प्रति, छात्र के प्रति और विद्यालय के प्रति क्या क्या है उसको मैंने समझाने का कार्य किया है। मुझे उम्मीद है कि आप बिना देरी किए आराम से आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।